डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 100 साल के सबसे बड़े भूकंप से दहला वेनेजुला। 2 खतरनाक झटकों ने वेनेजुला को तबाह कर दिया। वेनेजुला में हर तरफ तबाही का मंजर, गिरती दीवारें, सड़कों पर दरारें, चीखते लोग। अब तक 164 लोगों की मौत, मृतकों की संख्या 10,000 से ज्यादा होने की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर जताया दुख। यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान, 44 पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी। नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल किए गए। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह, प्रियंका रावत और पूजा पाल बने उपाध्यक्ष। रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा की जिम्मेदारी। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए नई टीम में ओबीसी समुदाय के नेताओं को प्रमुखता दी गई। संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में योगी सरकार की नई पहल, लोकतंत्र बचाने वालों को मिलेगा कैशलेस स्वास्थ्य लाभ। सीएम योगी ने कांग्रेस पर लगाया लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप। एसआईटी मुखिया विजय विश्वास पंत के सामने पेश हुए संजय सिंह। अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटालों का सबूत सौंपा। संजय सिंह ने कहा 8 करोड़ में खरीदी गई 4 करोड़ की जमीन। राम मंदिर ट्रस्ट से जुटे पदाधिकारी घोटाले में शामिल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। भूकंप के 2 खतरनाक झटकों ने वेनेजुला को तबाह कर दिया है। वेनेजुला में इस वक्त हर तरफ तबाही का मंजर है। ज्यादातर बड़े इमारत भूकंप में तबाह हो गए हैं और राजधानी कराकास, लागेवरा, याराकुई, काराबाबो और आसपास के इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। दीवारें गिरी रही, पुरानी इमारतों के पूरे हिस्से ढह गए। लोग डर के मारे सड़कों पर निकल आए। ये आपदा देश की पहले से ही खराब आर्थिक स्थिति को और बदतर बना रही है। वेनेजुला की राजधानी कराकास में कुछ ही सेकंड के अंतराल पर 2 बड़े भूकंप आए हैं। पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था, जबकि दूसरा 7.5 तीव्रता का था। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक दुर्लभ डबलेट इवेंट था, जिसमें पहले झटके ने दूसरा ट्रिगर किया। भूकंप का केंद्र कराकास के पश्चिम में स्थित मोन्टाल्बान क्षेत्र में था। वेनेजुला में बुधवार को आए भूकंपों के बाद अब तक 20 से ज्यादा झटके दर्ज किए जा चुके हैं। वेनेजुला के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक अब तक 164 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस भूकंप से इससे कहीं भारी जनहानि और व्यापक तबाही की आशंका जताई जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार इस बात की 44% आशंका है कि मृतकों की संख्या 10,000 से ज्यादा हो सकती है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके देश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में हैं, जिसमें लागुआरिया, अरागुआ, काराबोबो और फाल्कन शामिल हैं। वेनेजुला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और हर संभव मदद की पेशकश की है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इस पूरी टीम की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में की गई है। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव और साल 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 46 पदाधिकारियों के नामों की सूची जारी कर अपनी नई संगठनात्मक टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में जातिगत समीकरणों को साधने के साथ साथ कई चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, जिसमें दिग्गज नेताओं के बेटों और विपक्षी दल से आए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार संगठन को चुनावी रूप से मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह को नया प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिन्हें उनके बड़े बेटे व विधायक पंकज सिंह के स्थान पर ये जगह मिली है। और बाराबंकी की प्रियंका रावत को प्रमोट करके महामंत्री से उपाध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई है। बीजेपी ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी करते हुए समाजवादी पार्टी से विधायक बनी पूजा पाल को अपनी टीम में शामिल कर उन्हें उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश उपाध्यक्ष घोषित किया है। इस नई टीम में 19 उपाध्यक्ष और 8 महामंत्री शामिल हैं, जिसमें ओबीसी समुदाय के नेताओं को प्रमुखता दी गई है। क्षेत्रीय अध्यक्षों
से भी अधिकांश चेहरे ओबीसी वर्ग से आते हैं। पार्टी का मुख्य उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करके आगामी चुनाव में सभी सामाजिक वर्गों को एकजुट करना है। पार्टी के इस नए संगठनात्मक फेरबदल के पीछे उत्तर प्रदेश के जटिल जातिगत समीकरणों और सोशल इंजीनियरिंग को पूरी तरह साधने का एक बड़ा प्रयास साफ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से प्रियंका रावत जैसे चेहरों को आगे बढ़ाकर बीजेपी नेतृत्व ने उन वर्गों पर फोकस किया है जो लंबे वक्त से दलित वर्ग का कुशल नेतृत्व करते आए हैं, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत बढ़त मिल सके। शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व में संगठन संभाल रहे संजय राय पर दोबारा बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से प्रदेश महामंत्री के पद की जिम्मेदारी सौंपी है। उनके साथ ही धाकड़ विधायक राजेश चौधरी को भी नया प्रदेश महामंत्री नियुक्त कर संगठनात्मक काम सौंपा गया है। वहीं युवाओं को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने और आगामी रणनीति को धार देने के लिए रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि युवाओं के साथ साथ सभी जातिगत समीकरणों को मैदानी स्तर पर पूरी तरह साधा जा सके। अगली खबर, लखनऊ में संविधान हत्या दिवस की 51वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकतंत्र की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर नए मध्यम वर्ग के रूप में उभरे हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के स्वार्थ में लोकतंत्र का गला घोटने वाली कांग्रेस की सोच आज भी कुछ दलों में दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसे दल लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिशों से बाज नहीं आए हैं। योगी ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और उसके लिए संघर्ष करने वालों का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 3780 लोकतंत्र सेनानी और 1461 आश्रितों को विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं। लोकतंत्र सेनानियों को प्रतिमाह 20,000 रुपये सम्मान राशि, रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने घोषणा की कि जल्द ही उन्हें प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। लोकतंत्र सेनानी या उनके उत्तराधिकारी यथा पति अथवा पत्नी में से जो भी हों, एक सहायक के साथ पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उन्हें प्रदान की गई है। लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और मैं इसको कहता हूं कि लोकतंत्र सेनानियों को अब हम कैशलेस 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ भी जोड़ने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र इसके एक कार्यक्रम को आयोजित करके इस अभियान को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का सरकार के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे लोकतंत्र के प्रति आने वाली पीढ़ी हमेशा इस बात को ध्यान में रखेगी कि जो भी देश के लिए करेगा, लोकतंत्र के हित के लिए कार्य करेगा, सरकारें एक निश्चित प्रोटोकॉल को उसके तहत निभाने का कार्य करेगी, उन्हें सम्मानित करेगी। अगली खबर, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच समिति के मुखिया विजय विश्वास पंत के सामने पेश हुए और अयोध्या में जमीनों की खरीद में हुए घोटालों का सबूत दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में जमीनों की खरीद में महाघोटाला हुआ है। 4 करोड़ की जमीन कुछ ही दिनों के बाद 8 करोड़ में खरीदी गई और इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से जुड़े लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि महाघोटाले से जुड़े सबूत दस्तावेजों के रूप में एसआईटी को सौंप दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के नाम पर महाघोटाला हुआ है। दरअसल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बीच एक ऐसा तथ्य सामने आया जिसने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2020 में ट्रस्ट के गठन के कुछ ही महीनों बाद निजी ऑडिट फर्म ने दान प्रबंधन, आभूषणों के रिकॉर्ड, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर संकेत कर सुधार की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक फर्म ने रिपोर्ट में कहा था कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए जरूरी अभिलेखों का अभाव है और प्रबंधन की जवाबदेही तय करने वाली स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी चढ़ावे और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े गंभीर सवाल उठे हैं। ऐसे में 6 साल पुरानी इस ऑडिट रिपोर्ट को अपनी जांच का अहम आधार ये बन सकती है। कैसे 24 करोड़ में खरीदी गई चंपत राय के द्वारा, ये तो सीधे ट्रस्ट के पैसे में चंदा चोरी है, डकैती है। और अंतिम जो दस्तावेज दिया गया है वो 16 नवंबर 2023 को 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में 55 करोड़ 47 लाख रुपए में ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई 9 करोड़ की जमीन, और इस जमीन से ज्यादा उपयोगी जमीन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीदा है, मोबाइल नीचे करें भाई, प्रदेश की सरकार ने जो जमीन उधर कहाँ बनेगा, नीचे खरीदा है मात्र 4,40,000। इसी कड़ी में मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार 7 दिन 15 दिन कहकर जांच को टाला जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वालों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाए। साथ ही उन्होंने गौमाता को माता का दर्जा देने की मांग भी दोहराई। गौमाता समष्टि यात्रा के तहत मुरादाबाद पहुंचे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में लगातार देरी हो रही है। पहले 3 दिन, फिर 7 दिन और फिर 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि जांच में बेवजह टाल मटोल नहीं होनी चाहिए और जल्द सच जनता के सामने आना चाहिए। शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगाए जा रहे चंदा लेने के आरोपों को भी पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर चंदा लिया है तो गांव का नाम बताएं और कैमरा लेकर उनके साथ चलें। अगर आरोप साबित हो जाए तो वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। उन्होंने बताया कि उनकी गौमाता समष्टि यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों तक जाएगी। उन्होंने दावा किया कि लाखों लोग गौमाता की रक्षा के लिए संकल्प ले चुके हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि गाय को सिर्फ पशु नहीं बल्कि गौमाता घोषित किया जाए। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहां के मतदाताओं को गौ माता की रक्षा के लिए मतदान का संकल्प कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। अब आज 25 जून को आपके मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय आपसे बात कर रहे हैं। निरंतर यह यात्रा हमारी जारी है और लाखों लोग अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए ही मतदान करने का संकल्प ले चुके हैं। गोविंदपुरम महाराज है वो आपको वही कह रहे हैं, गोविंदपुरम महाराज है वो कह रहे हैं कि आप राम मंदिर ट्रस्ट बनने से पहले से ही चोर हैं। वो आपको चोर कह रहे हैं आपने सोना चांदी ग्राम के नाम पे इकट्ठा करा। ऐसा है कि जो ये बात कह रहे हैं उनको इस बात का प्रमाण देना चाहिए कि हमने किससे लिया और कितना लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैप-1 मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों के दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। मौके पर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा, एडीजी प्रिया दुबे सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी गण भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जाबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसी बीच समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। आपके परिजनों के उस अधूरे रास्ते के सफर को तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार अब आपके कंधों पे देने का निर्णय लिया है और इस आशा उम्मीद के साथ
सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बन जाते हैं। पूर्व में आपको कितने अलग अलग चीजों की ट्रेनिंग दी गई है, ये आपको बताया गया। निश्चित रूप से उन ट्रेनिंगों का राज्य की व्यवस्था में, राज्य की विधि व्यवस्था में, राज्य के अंदर घटित घटनाओं पर और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती ने मुगलों से लड़ते हुए अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया था और उनका बलिदान देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्कूलों की स्थिति को लेकर दिए गए बयान पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। साथ ही अपने दिल्ली दौरे को लेकर भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस है और इस अवसर पर सभी समाज के लोगों ने मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती ने मुगलों से संघर्ष करते हुए अपार शौर्य का परिचय दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा स्कूलों की व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब कुछ अच्छा चल रहा है और उन्हें स्वयं जाकर स्थिति देखनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अपने दिल्ली दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि वे आज दिल्ली जा रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर वो मुलाकात करेंगे। आज वीरांगना रानी दुर्गावती जी का बलिदान दिवस है, 463वां बलिदान दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हम सभी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायक गोलन राम जी, पुरंदर मिश्रा जी, विकास मरकाम जी, वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार साय जी और सभी समाज के लोग यहाँ पर मिल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हम लोग के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि हमारे जनजातीय समाज से वीरांगना रानी दुर्गावती मुगलों से लड़ाई लड़ते हुए अपने अपार शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहीद हुई। आज उनको पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र के अमरावती शहर में कल शाम हुई भारी बारिश के कारण जिला सामान्य अस्पताल परिसर में पानी भर गया था। अस्पताल के सिटी स्कैन विभाग, आपातकालीन वार्ड और अन्य हिस्सों में पानी घुसने से मरीजों और अस्पताल प्रशासन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद आज अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने जिला सामान्य अस्पताल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सांसद वानखेड़े ने अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद पवार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी गिरी तथा मनपा के स्वच्छता अधिकारी अजय जाधव को अस्पताल में बुलाकर घटना के संबंध में जानकारी ली और जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले आवश्यक योजना और नालों की सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं समय पर नहीं की जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। सांसद वानखेड़े ने आरोप लगाया कि महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा अस्पताल और मरीजों को भुगतना पड़ा। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए तथा जल निकासी व्यवस्था को तत्काल सुधारने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में हुई अव्यवस्था और मरीजों को हुई असुविधा पर भी चिंता व्यक्त की। अगली खबर, गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए नर्मदापुरम और सीहोर जिला प्रशासन की तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का सराहनीय उदाहरण सामने आया है। नर्मदापुरम जिले के ग्राम रसूलिया निवासी 83 वर्षीय रामगोपाल टोकसे, जो ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हैं, गंभीर हालत में उन्हें तत्काल उच्च स्तरीय उपचार के लिए नागपुर रेफर किया गया। उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उन्हें नागपुर पहुंचाने की व्यवस्था की गई। नर्मदापुरम जिला प्रशासन द्वारा सुबह सीहोर जिला प्रशासन से बुधनी स्थित ट्राइडेंट हेलीपैड पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया। सूचना मिलते ही कलेक्टर बालागुरु
के निर्देशानुसार प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय हो गया और मरीज के सुरक्षित आवागमन से लेकर हेलीपैड पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की गई। बुधनी तहसीलदार ललित सोनी ने बताया कि प्रशासन द्वारा मरीज को नर्मदापुरम से बुधनी हेलीपैड तक सुरक्षित और सुगमता से पहुंचाने के साथ ही एयर एम्बुलेंस के संचालन के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आपसी समन्वय स्थापित कर पूरी प्रक्रिया को त्वरित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया। सुबह लगभग 11 बजे रामगोपाल टोकसे को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नागपुर के लिए रवाना किया गया, जहां विशेष चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा गंभीर रूप से बीमार, दुर्घटना पीड़ित एवं आपदा प्रभावित मरीजों को त्वरित और निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई यह सेवा आज जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक पहल साबित हो रही है। अगली खबर, मुंबई की लोकल ट्रेन में एक मामूली विवाद ने दर्दनाक मोड़ ले लिया। अंधेरी से बोरीवली के बीच फर्स्ट क्लास कोच में सीट और बारिश के दौरान दरवाजा बंद करने को लेकर हुए झगड़े में 22 वर्षीय मयंक रमेश लोहार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उतरकर फरार हो गया। इस घटना ने मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मयंक लोहार विरार निवासी थे और अंधेरी की एक निजी कंपनी में सेल्समैन के रूप में कार्यरत थे। कम उम्र में ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल ली थी और घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे। रोज की तरह काम खत्म कर घर लौटते समय वो इस हिंसक घटना का शिकार हो गए। उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मयंक के पिता रमेश लोहार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं उनकी मां बेटे को खोने के गम में बेसुध हैं। घटना के बाद मयंक की छोटी बहन ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब उनके भाई पर लगातार हमला हो रहा था तब डिब्बे में मौजूद यात्री उसे बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए। सीसीटीवी फुटेज में कोच में कई यात्रियों की मौजूदगी दिखाई दे रही है, जिससे इस घटना को लेकर संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी पर भी बहस तेज हो गई है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मिली है। पार्क प्रशासन को अब कॉर्बेट नेशनल पार्क से 5 और बाघों को लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सहमति मिल गई है। इनमें 3 बाघिन और 2 बाघ शामिल हैं। पार्क प्रशासन ने इसके लिए एनटीसीए के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया था। इससे क्षेत्र पार्क के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों के कुनबे के विस्तार और जैव विविधता संरक्षण को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जगी है। पिछले कई वर्षों से राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी क्षेत्र में बाघों की स्थायी आबादी विकसित करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शन में बाघ पुनर्वास परियोजना शुरू की गई थी। इसके तहत दिसंबर 2020 में पहला बाघ सफलतापूर्वक यहां लाया गया था। वर्ष 2020 से 2025 के बीच कॉर्बेट से कुल 5 बाघ, 3 बाघिन और 2 बाघ को राजाजी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया। सभी बाघों का मेडिकल परीक्षण करने के बाद उन्हें सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाकर जंगल में छोड़ा गया था, ताकि उनकी गतिविधियों और स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सके। मई 2025 में 5वें बाघ को मोतीचूर रेंज में छोड़े जाने के साथ परियोजना का पहला चरण पूरा हुआ था। अब दूसरे चरण के तहत फिर से 3 बाघिन और 2 बाघ राजाजी लाए जाएंगे। वन अधिकारियों का मानना है कि इससे पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका प्राकृतिक प्रजनन भी तेज होगा। इससे न केवल वन्यजीव संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि राजाजी देश के प्रमुख बाघ आवासों में और अधिक मजबूत पहचान बना सकेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।